ये कहानी किसी अफसाने पर नहीं बल्कि इन सच्चे वाक़यात पर मबनी है जो आज भी हमारे मुआशरे के कुछ दूर उफ्तादा इलाकों में दबे हुए हैं, जहां अंधेरे के साए अब भी जिंदा सांस लेते हैं। और वो साए ना सिर्फ दीवारों में बल्कि लोगों की रूहों में भी घुस जाते हैं। मेरा नाम जुहेब है और मैं एक दस्तावेजी फिल्मसाज हूँ जो पुरानी और पुरस्कार जगहों की तारीख जमा करता हूँ। मैं इन खुफिया राजों को कैमरे में कैद करने की कोशिश करता हूं जो वक्त की मिट्टी तले दबे पड़े होते हैं, उन तारीख गोशों को जो लोग भूल जाना चाहते हैं। अक्सर लोग हॉरर कहानियों में जिन, भूत और चुड़ैलों का जिक्र करते हैं, लेकिन असल खौफ वो होता है जो हकीकत के लिबादे में छुपा हो, जो तुम्हारी रूह को चाटता हुआ अंदर तक उतर जाता है, तुम्हारे ख्वाबों को खा जाता है और तुम्हें खाली खौल बना देता है जो महज सांस लेता है। ये वाकया पिछले साल का है जब मैं सिंध के एक दूर उफ्ताड़ा गांव गोट शाहपुर के करीब एक पुरानी हवेली की शूटिंग के लिए गया। वो जगह जहां रात का अंधेरा दिन की रोशनी को भी निगल जाता है और हवा में एक ऐसी सड़न घुली होती है जो तुम्हारे फेफड़ों को जहर आलूद कर देती है। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां जो भी रात गुजारता है वो अपनी याददाश्त या अपनी अक्ल खो बैठता है। जो वापस आता है वो खुद का नहीं बल्कि एक खाली खौल होता है, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं बल्कि खालीपन होता है और उसके मुंह से अजीब बड़बड़ाहट निकलती है जैसे कोई मुर्दा बोल रहा हो। मैंने ये अफवाहें सुनी थीं, गांव वालों की आंखों में खौफ देखा था, लेकिन मेरा मकसद इस वहम को ख़त्म करना और इसके पीछे छिपी असल हकीकत को कैमरे में कैद करना था। मैं सोचता था कि ये सब नफ्सियाती दबाव है, रोशनी की कमी और तन्हाई का नतीजा, ताकि दुनिया को साबित कर सकूं कि खौफ महज धुएं का धवा नहीं बल्कि कुछ तो है जो साइंस की वजाहत से बाहर है। मैंने अपनी टीम के बगैर जाना चाहा, क्योंकि ये मेरा ज़ाती चैलेंज था। सिर्फ मैं, मेरा कैमरा और रात का अंधेरा। जब मैं गांव पहुंचा तो सूरज ढल रहा था और फिजा में अजीब सी संगीनी और बोझलपन महसूस हो रहा था, जैसे हवा खुद सांस रोके खड़ी हो और हर सांस के साथ तुम्हारा सीना दब जाता हो। गांव के बूढ़े नंबरदार, जिनकी आंखें धुंधली थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था जैसे मौत ने उसे छू लिया हो, ने मुझे खबरदार किया। बेटा, इस हवेली की दीवारें बातें करती हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। वहाँ इंसान नहीं बल्कि माजी रहता है, जो तुम्हारे ख्वाबों को खा जाता है, तुम्हारी यादों को चुराता है, और जो देख लेता है उसे कभी सुकून नहीं मिलता। बहुत से आए, बहुत से गायब हुए, और जो वापस आए वो पागल हो चुके थे, अपने बच्चों को भी पहचानने लगे थे। मैंने उनकी बात को महज एक बूढ़े का वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। अंकल, ये सब खुराफात है, मैंने हंसकर कहा, और अपना सामान, कैमरा, ट्राइपॉड, नाइट विजन, रिकॉर्डर और बैटरियां लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। मेरे कदमों की आहट वीरान मैदान में गूंज रही थी, जैसे कोई मुर्दा मुझे देख रहा हो। हवेली दूर से एक देवकामत साए की तरह नजर आ रही थी। इसकी दीवारें सियाह और टूट फूट शुदा थीं, जैसे कोई देवकामत की लाश हो जो अभी तक सांस ले रही हो। टूटे हुए झरोखे किसी मुर्दा आंख की तरह लग रहे थे और उन आंखों से खून जैसा सुर्ख रस बहता दिखाई दे रहा था जो गुरूबे आफताब की रोशनी में चमक रहा था। हवा में एक हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। जैसे ही मैंने हवेली के बड़े लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक ऐसी आवाज निकली जिसने सन्नाटे को चीर कर रख दिया, जैसे लाखों नाखून लकड़ी को नोच रहे हों, और वो आवाज मेरी हड्डियों में उतर गई। दरवाजा खुलने पर एक सर्द झोंका मारा, जो मेरे चेहरे पर मारा और मुझे पीछे धकेल दिया। अंदर दाखिल होते ही हवा का रुख बदल गया। एक सड़ी हुई बू का एहसास हुआ, जो शायद सालों पुरानी बंद जगहों की खासियत होती है। वो बू जो मुर्दा गोश्त, भूली हुई चीखों और गले घोंटे गए खून की मिलावट थी। मेरी नाक में वो बू उतर गई और मैंने उल्टी करने का एहसास किया, लेकिन रोक लिया। मैंने अपना कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया और नाइट विजन मोड ऑन कर दिया ताकि हर हरकत, हर साए की तब्दीली रिकॉर्ड हो। मेरे हाथों में एक ठंडक फैल रही थी जो हड्डियों तक उतर गई, जैसे कोई मुर्दा हाथ मुझे छू रहा हो। पहले 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, सिर्फ चूहों के भागने की आवाजें आ रही थीं जो शायद भूखे दरिंदों की लपट थीं, और दीवारों से पानी टपकने की आवाज। मैंने हवेली का नीचे का हॉल रिकॉर्ड किया। टूटे फर्नीचर, दीवारों पर अजीब नक्शो निगार जो खून से लिखे हुए लग रहे थे, और जमीन पर धूल की तहें जिनमें इंसानी हाथों के निशान थे, जैसे कोई रेंगता हुआ हो।
फिर अचानक बालाई मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदमों से लकड़ी के फर्श पर टहल रहा हो। हर कदम के साथ फर्श लरज रहा था और वो लकड़ी की खराड़ी की आवाज मेरी रूह को चीर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, पसीना टपकने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत जमा की और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ये हवा का दबाव है, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसके सांस लेने की गर्माहट मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी और वो सांस बदबूदार थी, जैसे गंदे कब्रिस्तान से आई हो, गले में फंसा हुआ मुर्दा गोश्त। मैंने फौरन पीछे मुड़कर कैमरे की लाइट मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ धूल उड़ रही थी जो मेरे चेहरे पर चिपक गई और मेरी आंखों में जलन हो गई। ऊपर के कमरे में पहुंचकर मैंने देखा कि एक पुरानी आराम कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे कोई अभी वहां से उठकर गया हो और उसकी जगह अब खालीपन रह गया हो। कुर्सी पर कपड़े फटे हुए थे और उनमें से लाल धब्बे निकल रहे थे, जैसे ताज़ा खून के। मैंने कैमरा उस कुर्सी पर फोकस किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक कमरे का दर्जा हरारत तेजी से गिरने लगा, जैसे बर्फीला तूफान अंदर दाखिल हो गया हो। मेरी सांस धुएं की तरह निकल रही थी। दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर जो शायद हवेली के पुराने मालिक की थी, उसकी आंखें मुझे हिलती हुई महसूस हुईं। उन आंखों से आंसुओं की बजाय काला तेल बह रहा था, जो दीवार पर रिस रहा था और जमीन पर जमा हो रहा था। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, रोशनी का फरेब। लेकिन फिर एक दबी दबी हंसी की आवाज़ आई, जो किसी बच्चे की लग रही थी, लेकिन वो हंसी गैर फितरी थी, जैसे कोई गले में फंसा हुआ बच्चा हंस रहा हो जिसकी हड्डियां टूट रही हों। वो हंसी हड्डियां को चबाती हुई गुजर गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हाथ कांपने लगे, जैसे मेरे जिस्म पर बिजली का झटका लगा हो। मैंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। इसे बाहर से किसी ने जंजीर लगा दी। जंजीर की खड़कान अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई हंसता हुआ जंजीरें हिला रहा हो। मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया और मदद के लिए पुकारा, कोई है, मदद करो। लेकिन वहां खामोशी के सिवा कुछ न था। सिर्फ मेरी अपनी चीख वापस लौट रही थी, और वो चीख मसख शुदा लग रही थी, जैसे कोई और मेरी आवाज़ से बोल रहा हो। तभी मेरी नज़र कमरे के कोने में पड़ी, जहां एक साया आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा था, कद में आम इंसान से कहीं बड़ा। उसकी शक्ल मसख शुदा थी, जैसे जीने वाला कोई दरिंदा हो, जिसकी हड्डियां अलग अलग हों और वो उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। इस साए के हाथ लंबे थे, उंगलियां नोकीली और टेढ़ी, जो फर्श को खुरच रही थीं, जिससे एक अजियतनाक आवाज़ पैदा हो रही थी, जैसे शीशा तोड़ा जा रहा हो, और वो आवाज़ मेरी रूह को काट रही थी। इसकी जिल्द फटी हुई थी, अंदर से काला पीस बह रहा था, और इसकी सांस एक घरंटे की तरह थी जो हर सांस के साथ भारी हो रही थी। मैंने अपना कैमरा उठाया और इस साए की तरफ देखा, लेकिन लेंस में मुझे सिर्फ खाली दीवार नजर आ रही थी, जबकि मेरी आंखों के सामने वो हैला मौजूद था। उसकी आंखें सुर्ख और खाली थीं, जैसे दो सियाह गड्ढे जहन्नुम से खुले हों। ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी ऐसी चीज़ के सामने हूँ जो कैमरे की गिरफ्त में नहीं आ सकती, जो सिर्फ रूहों को दिखाई देती है, जो आपके दिमाग को बराह रास्त छूती है। वो साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ ज़मीन लरज़ रही थी और मेरे दिमाग में अजीबो गरीब तस्वीरें गर्दिश करने लगीं, जैसे कोई मेरी याददाश्त मिटा रहा हो। हर तस्वीर में दर्द और चीखें थीं। मुझे वो तमाम लोग नजर आने लगे जो इस हवेली में पहले आए थे। वो सब एक दायरे में बैठे रो रहे थे। उनके चेहरे मसख शुदा थे, मुंह से कीड़े बाहर निकल रहे थे। उनकी आंखें नहीं बल्कि गहरे सियाह गड्ढे थे जिनसे काला खून बह रहा था। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे, उनकी उंगलियां मेरी तरफ दराज, और उनके मुंह से मेरा नाम पुकारा जा रहा था, ज़ुहैब आजा, हमारे साथ रह। उनकी आवाज़ें एक दूसरे में घुल रही थीं, जैसे हजार मुर्दे बोल रहे हों। मैंने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरी आवाज़ कांप रही थी, पसीना मेरी आंखों में उतर रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाज़ा खुल गया, जैसे किसी ने इसे बाहर से कुल्हाड़ी से तोड़ दिया हो। लकड़ी के टुकड़े हर तरफ उड़ रहे थे और उन टुकड़ों में खून के धब्बे लगे थे। गांव का वही बूढ़ा नंबरदार अपने हाथ में मशल लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना और खौफ की लकीरें थीं, और उसके साथ दो आदमी और भी थे। एक का हाथ जख्मी था, दूसरे की आंखें सुर्ख थीं।
निकलो बाहर, उन्होंने चीहा और मुझे घसीटकर बाहर निकाला। हवेली से दूर ले गए, मैं बेहोश होने के करीब था। मेरे जिस्म पर खराशें, नील और कुछ जगहों पर काट के निशान थे, जैसे किसी ने नोचा हो। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं नंबरदार के घर में था, एक कच्ची झोंपड़ी में जहां दीवारों पर अजीब निशान थे। मेरा सारा सामान वहीं पड़ा था सिवाय कैमरे के, जो गायब हो चुका था। नंबरदार ने मुझे पानी पिलाया और बताया, बेटा वो हवेली कोई आम जगह नहीं, उसमें जो साया है वो दरअसल एक कदीम इंतकाम है, उस खानदान के किसी गुनाह का नतीजा जो नस्लों से चला आ रहा है। 100 साल पहले हवेली का मालिक ने अपने गुलामों को जिंदा दरगोर कर दिया था। उनकी चीखें अब भी दीवारों में गूंजती हैं। वो साया सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो तजस्सुस में अपनी हद पार करते हैं और इसे देखने की कोशिश करते हैं। जो देख लेता है वो कभी मुकम्मल आज़ाद नहीं होता। वो साया उनके अंदर बस जाता है, उनके ख्वाबों को खा जाता है और तुम्हें एक खाली खौल बना देता है जो महज सांस लेता है। मैंने इस वाक़ये के बाद दस्तावेजी फिल्में बनाना छोड़ दी और अब मैं सिर्फ खामोशी की ज़बान समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि खामोशी ही वो जगह है जहाँ वो छुपता है। अगर आप कभी किसी वीरान हवेली के पास से गुजरें और आपको कोई अपनी तरफ बुलाए, एक सरगोशी, एक हंसी या अपना नाम पुकारता हो, तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि बाज़ औक़ात वो पुकार आपके वहम की नहीं बल्कि उस अंजाम की होती है जो आपका वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है। और वो आपको अपने साथ ले जाएगा, आपकी रूह को चाट जाएगा और आपको एक खाली खौल बना देगा जो हंसता रहेगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसानी तजस्सुस की एक हद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जो खोलने पर इंसान को पागल कर दें, उसकी रूह को छीन लें। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कुदरत ने पर्दा डाल रखा होता है और इन पर्दों को छेड़ना इंसान को ज़हनी और रूहानी तौर पर तबाह कर सकता है। हमेशा अपनी हिफाजत का ख्याल रखें और सुनी सुनाई बातों को सिर्फ वहम समझकर नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कभी कभी वहम के पीछे एक कड़वी हकीकत छिपी होती है जो तुम्हें हमेशा के लिए तब्दील कर दे, तुम्हारे अंदर बस जाए। दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके ख्याल में क्या वो साया वाकई कोई आसेब था